पहलवानों के शहर गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले रुस्तमे पाकिस्तान इनाम बट से मिलने सुबह सवेरे उनके जिम पहुंचे। अस्सलामुअलैकुम इनाम भट्ट साहब, क्या हाल है? वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप ठीक हैं शेख साहिब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है जी। तो सुबह सुबह एक्सरसाइज हो रही है? जी बिल्कुल। हमारा आगाज़ तो मॉर्निंग एक्सरसाइज से ही होता है। तो सुबह नमाज पढ़ के हम आ जाते हैं और उसके बाद फिर एक कसरत का सिलसिला शुरू हो जाता है हमारा। तो ये कितनी देर ट्रेनिंग यहाँ पे होती है और क्या कुछ करते हैं आप? ट्रेनिंग हमारी 2 से 2.5 घंटे मॉर्निंग सेशन होता है, जिसमें हम अपनी कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं अपने स्टेमिना बिल्डअप के लिए। उसके बाद फिर हम जिम आ जाते हैं और जिम में आकर हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वेट ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें वेट को मुख्तलिफ तरीके से उठाना, वेट को गिराना, उससे हमारे मसल बिल्डअप होते हैं और हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और पावर ट्रेनिंग होती है। अच्छा इनाम साहब, अगर किसी पहलवान का नाम आए तो जहन में ये आता है कि हम उसी अखाड़े में जाएंगे और उसने मट्टी के साथ अपने जो है वो जिस्म को मला होगा मट्टी को, तो वो उस तरह से एक ज़हन में आता है। लेकिन आप तो बड़ी मॉडर्न एक्सरसाइज कर रहे हैं और बड़े आपका पेट भी जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकला होगा। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। आज से कुछ देर पहले अगर हम पीछे चले जाएं तकरीबन 20 से 25 साल पहले, तो हमारा जो ट्रेडिशनल रेसलिंग थी वो इसी तरह होती थी, जिसमें बदन पे मट्टी होती थी, अखाड़े में जाना, अखाड़े की तैयारी करना। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जब खेलते हैं तो इंटरनेशनल बॉडी को, इंटरनेशनल स्टाइल को कॉपी किया जाए। तो उसमें तो आपके जिस्म पर जितनी कम फैट होगी आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप वहाँ पर फिर वेट कैटेगरीज आ गए हैं, तो अगर बहुत भारी भरकम होगा तो फिर आपकी वेट कैटेगरी ज़्यादा हो जाएंगी, तो आपको फिर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए फिर आप बॉडी को अच्छा रखने के लिए और क्विक रखने के लिए हमें ये वाली ट्रेनिंग करना पड़ती है। अच्छा, जो पहले पहलवान होते थे उनका बड़ा भारी भरकम जिस्म होता था, तो क्या वो इस तरह से एक्सरसाइज नहीं करते थे या उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं हुआ करती थी? एक्चुअली पहले इस तरह था कि पहले इतने ज़्यादा वसाइल भी नहीं थे, इतनी ज़्यादा चीज़ें मॉडर्न नहीं हुई थी, तो इसलिए फिर जो अवेलेबल एक्टिविटीज़ थी उन्हीं पर लोग जो है वो अपना काम चलाते थे। लेकिन अब काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें आ गई हैं। अब आप जो पहले आप 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार पुशअप और सिटअप लगाकर आप चीज़ें हासिल करते थे, जितनी आपको उसका फ़ायदा होता था, उतनी अब आप 1 से 1.5 घंटा जिम एक्सरसाइज करके आप उसी लेवल पे जा सकते हैं। तो जो वो पहलवानी थी वो अब आज के दौर के साथ वो नहीं चल सकती है। आपको इसी जिद्दत के साथ, इसी नई टेक्नोलॉजी के साथ मेरा ख्याल है करना पड़ती है एक्सरसाइज। जी डेफिनेटली, जब वो चीज़ें अवेलेबल थी तो उसी तरह के फॉर्मेट के साथ आप बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको चेंज होना पड़ता है, आपको नई चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है और फिर ही आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते। तो एक्सरसाइज के बाद फिर आपकी क्या रूटीन होती है? एक्सरसाइज करके फिर हम घर जाएंगे, वहाँ पर जाकर नाश्ता वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर आगे हमारी फर्दर चीज़ें चलेंगी। शेख साहब ये मेरे उस्ताद हैं माशाल्लाह जी। अच्छा जी। फैज़ साहब, यहाँ पे यकीनन बॉडी बिल्डर्स भी हैं और कुछ पहलवान भी जैसे इनाम भट्ट साहब हैं, तो सुना है उनको भी आप बड़ा फैसिलिटेट करते हैं? अब बेसिकली ना जो शौक़ था ना बचपन से वो पहलवानी का था, लेकिन वो नसीब में नहीं हुई, तो बाद में ये बॉडी बिल्डिंग की तरफ आए हैं। स्पोर्ट्स है, फिर कोई भी स्पोर्ट है उसको समझने के करना ही अच्छी बात है, ना करने से यही बेहतर है। ट्रेनिंग के बाद घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी फैमिली के हमरा पहलवानों वाला नाश्ता किया। भट्ट साहब, हमें तारुफ करवाएं हमारे साथ। मेरा ख्याल आपकी बेगम साहिबा हैं, वालदा हैं, ज़रा बताएं, फिर हम इनसे भी गपशप करते हैं। जी बिल्कुल, मेरी मिसेज़ हैं
और उनके साथ मेरी वालदा बैठी हुई हैं, मेरे वालिद मोहतरम बैठे हुए हैं। अच्छा, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बेटे को डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए या कोई भी ऐसा काम करवाया जाए जिससे उन्हें लगे कि वो पैसे भी कमाएं, तो इसमें तो जान का भी ख़तरा है जो सख्त काम करते हैं। तो आपने वजह क्या थी, इंतखाब क्यों किया पहलवानी का? मेरे वालिद साहब पहलवानी करते थे, मेरे भाई पहलवानी करते थे, मैंने खुद कोशिश की, लेकिन कुछ चीज़ें मजबूरी हालात ऐसे थे कि जिसकी वजह से मैं नहीं कर सका। लेकिन एक खून के अंदर जो शौक़ है ना, ख़ानदानी शौक़, उसने बस यही ज़हन में लाया कि वो पहलवानी करानी है। आपने पहलवानी अपने वालिद की ख्वाहिश पर की या आप खुद भी पहलवान ही बनना चाहते थे? जब मैं नेशनल लेवल का मुकाबला खेला, अंडर 16 का मैं चैम्पियन बना, तो एकदम से मैं अपनी फैमिली में सेलिब्रिटी बन गया। सब बातें करने लगे मोहल्ले में कि ये लड़का पाकिस्तान के नंबर 1 पोजीशन पर आ गया। तो उस वक्त फिर बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हो गया कि अगर मैं 1-2 मुकाबले जीतकर मुझे इतनी इज्जत मिल रही है तो फिर ये काम करना चाहिए, इसमें ज़्यादा मतलब हम आगे जा सकते हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने बड़े शौक़ और बड़े जुनून के साथ की और फिर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा करम किया और बहुत सारे मेडल भी जीते। अच्छा, आप बताएं, जो माँ होती है उसका तो बड़ा दिल नर्म होता है, तो ये बेटे को भेजना लड़ाई के लिए, कुश्ती करने के लिए, तो आपका इतना हिम्मत और हौसला कैसे हुआ? जी बस जब मुझे पता चला कि इसमें मेरे शोहर का शौक़ भी है और बच्चे का मुस्तकबिल भी इसमें अच्छा है और पाकिस्तान के लिए भी वो खेलना चाहता है, तो इसलिए फिर मैंने अपने दिल को बड़ा किया और अल्लाह से दुआएं की कि आज अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को ये मुकाम दिया। अच्छा, जो मेडल पहली मर्तबा आया घर में एक एजाज़ के साथ, तो खुशी आपको कितनी थी और क्या दिल चाहता था आपका? मुझे बहुत खुशी थी कि इसका मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती जितनी मुझे खुशी हुई। तो सबसे पहला जो मेडल मेरे बेटे का आया था उसने तो हमारी ज़िंदगी बदल के रख दी, तो इसलिए फिर मैं वो मेडल जो कॉमनवेल्थ 2010 में हुआ था ना, वो मेडल से कि बहुत सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे। तो इनके लिए आप खाना कैसे बनाती थी, क्या ख्वाहिश करते थे, क्या फरमाइश करते थे? कुछ खुसूसी डिशेस भी बनाई जाती हैं क्योंकि जो पहलवान होता है उसकी खुराक तो बहुत अच्छी होती है। हाँ जी, ये तो है। मेरे बेटे को ज़्यादातर मटन, पाए, मछली, बिरयानी वगैरह ऐसे खाने ये बहुत शौक से खाता है और मैं इसके लिए बना के रखती थी जब ये जाता था तब भी, और जब इसको पहलवानी करवाते हैं साथ साथ खाने के लिए ये देते थे हम इसे। अच्छा, ये बताएं कि ये बड़ा महंगा शौक़ है, तो आपने बताया कि आपने बड़ा मुश्किल से इसको पहलवानी की तरफ आप लाए, मतलब एक स्ट्रगल भी थी आपकी, तो फिर आप कैसे ये सारा कुछ सिस्टम चलाते थे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। असल में जब इरादा कर लेना, इरादा पुख्ता हो, मजबूत हो, तो फिर उसके आगे कोई चीज़ भी नहीं है। मैंने बस इरादा कर लिया कि मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं, दूसरे बच्चों को खिलाऊं या ना खिलाऊं, मैंने इसकी खुराक पूरी करनी है, जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे मर्ज़ी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जब नीयत साफ थी तो अल्लाह ताला ने भी साथ दिया। अच्छा, बेटा आपका पहलवान बन गया, फिर आपको बहू कैसी चाहिए थी? वो भी पहलवान होनी चाहिए थी? किसने इंतखाब किया? इनकी पसंद थी या आप लोगों की पसंद? बेटा जब पहलवान बन गया तो मेरा एक ही शौक़ था कि मैं अपनी भांजी लेकर आनी है, तो फिर मेरा वो शौक़ अल्लाह ने पूरा कर दिया और मैं अपनी भांजी लेकर आ गई। सर जी, अब आप भी बताएं कि आपकी एक पहलवान के साथ इतना नामवर शख्स जो है वो आपका शोहर है, तो ये आपकी पसंद भी थी या घर वालों की मर्जी से शादी हुई? टोटल अरेंज मैरिज थी, मतलब इनमें कोई बुराई तो नहीं जिससे इंसान कहे कि नहीं। बहुत अच्छे थे लेकिन हम बहुत कम जानते थे एक दूसरे को, क्योंकि जब कहीं हम इनके घर जाते थे तो ये घर होते ही नहीं थे, हमेशा किसी मुकाबले के लिए कहीं गए होते थे, तो ज़्यादा जानते नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान का फ़ख्र थे तो उससे अच्छे लगते थे कि मतलब हमारा कज़न है जो पाकिस्तान के लिए कुछ मेडल लेके आता है, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, हम उसके कज़न हैं, तो इस बात से बहुत प्राउड फील होता था। तो तब आप कज़न थी और आपको फ़ख्र था, और अब आप बीवी हैं, तो अब कितना फ़ख्र बढ़ा है? अब तो ट्रिपल हो गया, डबल भी नहीं ट्रिपल। अच्छा, तो कोई सुना है शादी के लिए, हमने सुना कोई आपने शर्त भी रखी थी कि कोई ऐसी शर्त थी कोई? जी, मैंने कहा था उस टाइम इनकी फ़ाइट थी तो उस शादी की डेट्स फिक्स हो रही थी, तो मैंने कहा था नहीं पहले इनकी फ़ाइट हो जाए, उसमें गोल्ड मेडल लेके आएंगे तो ही फिर हम जल्दी की डेट रखेंगे, इसलिए। तो घर में फ़ाइट किस तरह से होती है? घर में पहलवान कौन है, आप हैं या यही हैं? नहीं, दोनों एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं, कोई भी किसी पे मतलब इस तरह नहीं करता। व्हाट्सअप बताए ना कि घर में पहलवानी किसकी चलती है, बेगम साहिबा की या आपकी? देखें जी, पहलवानी जो घर में है उसकी बात तो उस वक्त आती है कि जब 2 अपोनेंट होते हैं फिर ही कोई कंपटीशन होता है।
तो जब आप अपने अपोनेंट के मुकाबले में आप अपने आप को हारा हुआ तस्लीम कर ले या अपने अपोनेंट को अपने से ताकतवर तस्वर कर ले और उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, फिर तो पहलवानी का तस्वर ही पैदा नहीं होता। तो सारे मुकाबले यही जीत चुकी हैं। तो फिर आपने इनको मुंह दिखाई में क्या दिया था, जो शर्त इन्होंने रखी कि गोल्ड मेडल जो है वो लेकर आए? तो फिर जी बिल्कुल, जब शादी की डेट्स रखी जा रही थी तो उस वक्त हमारा साउथ एशियन गेम्स का मुकाबला था जिसमें रवायती हरीफ इंडिया के साथ भी मुकाबला था। तो फिर शर्त आ गई कि जनाब सबसे पहले, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो तो पाकिस्तान है। शादी मैंने तकरीबन शादी की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन कोई ना कोई मुकाबला आता जाता था। इस वजह से तकरीबन 2 से 3 साल मैंने पेंडिंग करते 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 3 साल शादी की डेट इसलिए आगे की क्योंकि कोई ना कोई मुकाबला था। अब फिर मुकाबला आ गया और इंडिया का खिलाड़ी भी था उस मुकाबले में, तो इसलिए फिर अब शर्त भी आ गई कि जनाब अब आपने गोल्ड मेडल लाना है, तो फिर ही जो है ना हम कोई डेट फाइनल कर पाएंगे। तो फिर मैंने और ज़्यादा ट्रेनिंग की और ज़्यादा फोकस किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने गोल्ड मेडल दिया। और फिर वही गोल्ड मेडल मैंने इन्हें मुंह दिखाई में भी दिया और अल्लाह ताला ने सारे मामला बहुत अच्छे। जब मुकाबला हो रहा होता है और इनकी अगर पटाई हो रही हो या ये किसी को मार रहे हो, तो फिर आप क्या महसूस करती हैं? उस टाइम बहुत डर भी लग रहा होता है, साथ साथ दुआएं कर रहे होते हैं, स्क्रीन पे नजरें होती हैं और हाथ मुंह के पास होते हैं और बस मुसलसल दुआएं चल रही होती हैं। अच्छा, आपकी अपनी फैमिली में जो आपके माँ बाप की तरफ से कोई ऐसे पहलवान हैं या पहलवानी के मैदान में थे या शोहर ही आपके पहलवान बने? नहीं, मेरे पापा को शौक बहुत था पहलवानी का। वो पहलवानी करते नहीं थे लेकिन करवाते थे, तो आगे से उनको दामाद भी वो पहलवान मिल गया। उनका शौक ज़्यादा, अल्लाह ताला ने उनको शायद गिफ्ट ही दे दिया, उनका शौक पूरा हो गया इस तरह। बट सब घर में क्या रूटीन होती है, मतलब फैमिली आप बड़े लविंग है, फादर के आप कहते हैं कि दोस्त भी हैं आप, तो घर में क्या रूटीन होती है? घर में तो पहलवानी आपकी नहीं चलती होगी, तो क्या करते हैं? गपशप कैसे होती है फैमिली के साथ, क्या करते हैं? देखिए, जो सारा हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सारा रेसलिंग पर बेस करता है। जब मैंने सुबह उठना है तो फजर से पहले मेरी वालदा ने उठना है, मेरी वाइफ ने उठना है। उन्होंने मेरे लिए सबसे पहले नाश्ता तैयार करना है, फिर नमाज पढ़ के हमने जिम चले जाना है। तो फिर इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारा जो टाइम है वो ट्रेनिंग के दौरान ही घूमता चला जाता है। लेकिन ये है कि मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि घर पे ज़रूर टाइम देता हूँ अपनी वाइफ को, अपनी वालदा को, और बल्कि हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते में हम सब भाई और सारी फैमिली हमारी मिलके कहीं आउटिंग पे चली जाए, ज़रूर टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिश्ते यही हैं, इसलिए इनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं एक पहलवान के लिए उसकी बीवी में क्या खूबियाँ होनी चाहिए जो आपकी बीवी में भी होंगी यकीनन? पहलवान बंदे के साथ थोड़ा सा लाइफस्टाइल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी रूटीन आम लोगों से हट की होती है। उसके बाद फिर जिस तरह हम ट्रेनिंग करते हैं, मतलब जब हम वेट कर रहे होते हैं बड़ा सारा एग्रेशन आ जाता है। उसके बाद ज़्यादा हमें ट्रैवल करना पड़ता है, तो इस तरह भी होता है कि कभी हमारे कैंप लग गए हैं, कभी हम इंटरनेशनल लेवल पे चले गए हैं। मोस्टली जो मेरी ईद वगैरह होती है वो बाहर के ममालिक में गुजरती है किसी ना किसी इवेंट पे खेलते हुए। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करना जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है, तो जिसमें मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स ये मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा कामयाबी भी मिल रही है। तो आप भी आम खातून की तरह, मतलब आपके शोहर बड़े दूसरे ममालिक में जाते हैं, तो आपको कभी शुबा होता है, कुछ शक होता है, शक पे लड़ाई होती है? नहीं, शक बिल्कुल नहीं होता, पूरा यकीन होता है, तभी तो भेजते हैं साथ। तो आप इकट्ठे दोनों मूवी देखने जाते हैं, कभी सैर करने के लिए लेके जाते हैं मियाँ साहब? हाँ, लेके जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हम लोग मतलब रेस्टोरेंट चले जाते हैं किसी भी। तो वहाँ जाके ऐसा आपको फील नहीं होता कि ये खाना सबसे दूसरे मर्दों की निस्बत ज़्यादा खाते होंगे? नहीं, पहलवान है तो खुश खुराक तो होंगे, अच्छा लगता है बल्कि कि खाते हैं इस तरह, क्योंकि उनकी पहलवानी, उनकी ज़रूरत है उनकी। अच्छा बट साहब, अगर आपको किसी मूवी में किरदार कोई भी मिल जाए, आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे किरदार मिल जाए, तो आपके सामने कौन सी अदाकारा होनी चाहिए जिसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? देखिए, पहले नंबर पे तो ये आपने बड़े डेंजरस टाइम पे ये वाला क्वेश्चन कर लिया लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर रेसलिंग पर ही बेस हो तो कोई भी हीरोइन चल सकती है। मतलब आपकी कोई ज़ाती पसंद कोई नहीं है? नहीं, ज़ाती पसंद नहीं, अगर कोई भी मतलब इस किरदार को करने के लिए कोई अपने आप को कंफर्टेबल समझती है तो मेरा ख्याल मुझे ऐसा इशू नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि इनके साथ कौन सी हीरोइन होनी चाहिए जो अच्छी लगेगी इनके साथ? ये तो ऊंचे लंबे इतने खूबसूरत है, वो बाकी एक्ट्रेसेस भी हमारी बहुत प्यारी, कोई भी अच्छी लगेगी।
अच्छा, कोई भी अच्छी लगी, मतलब ये कर सकते हैं मूवी। इनाम साहब, आपके घर में इतने एजाज़ात पड़े हुए हैं, इतनी तस्वीर हैं, कुछ इसके बारे में बताएं कि आपकी यादगार तस्वीरें इनमें कौन सी हैं? जी बिल्कुल, ये जितनी भी तस्वीर हैं, इन सब तस्वीर के पीछे, हर तस्वीर के पीछे एक एक कहानी है, तो इसलिए इनको यहाँ पर मैंने लगाया है। जो बहुत यादगार तस्वीरें हैं उसमें ये वाली मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार तस्वीर है, क्योंकि ये मैंने सबसे पहले जो मेरा इंटरनेशनल मुकाबला था कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली के मुकाम पर इंडियन खिलाड़ी को फाइनल में हरा के, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ये मेडल जीता था, और फिर ये तस्वीर उस वक्त ली गई थी। अच्छा, इस तस्वीर में एक खास बात है कि आपने अपना मेडल मुंह में डाला हुआ है, इसकी क्या खास वजह थी? और भी तस्वीर में है? जी बिल्कुल, जब इंटरनेशनल लेवल पर आप चैंपियन होते हैं और उस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो फिर खुशी के साथ आप उस गोल्ड मेडल को टेस्ट करते हैं, उसका बाइट लेते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल रवायत चलती आ रही है कि खिलाड़ी चैंपियन होने के बाद उस गोल्ड मेडल का बाइट लेते हैं। अच्छा, इन तस्वीर में बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें आपने पाकिस्तान का परचम जो है वो बड़ा किया हुआ है, जैसे कि ये तस्वीर है, ये कहाँ की तस्वीर है? जी बिल्कुल, ये जो मेरा अभी सबसे लेटेस्ट मुकाबला हुआ है वर्ल्ड बीच गेम्स का, तो उसमें मैंने 6 मुकाबले जीते और फाइनल में मैंने ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ी को हराया। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं गोल्ड मेडल जीतता हूँ, तो मैं फिर अपने मुल्क का, पाकिस्तान का परचम पकड़ता हूँ और पूरे उस अरीने का चक्कर लगाता हूँ, और फिर अपने परचम को नीचे बिछा के उसके ऊपर सजदा रेज होता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो ये तस्वीर उस मोमेंट पे लिखी गई है जब मैंने गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान का परचम पकड़ के मैंने चक्कर लगाया ग्राउंड। और ये कुछ एजाज़ात हैं आपके यहाँ पे, कुछ अवार्ड्स मिले हुए हैं, इनके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, ये मुख्तलिफ अवार्ड मुझे मिले हैं जब मुख्तलिफ इवेंट पर मैं जाता हूँ, खेलता हूँ। जैसे कि ये मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में जब गोल्ड मेडल जीता तो मुझे उस पर मिला। फिर उसके बाद ये मुझे मुख्तलिफ किस्म पर, मतलब लोग मुझे जब बुलाते हैं, किसी तकरीब में बुलाते हैं, वहाँ पर भी अवार्ड मिलते हैं। और जो सबसे ख़ास बात है वो मेरे ये यहाँ पर मेडल लगे हुए हैं। ये तमाम मेडल कुछ मैंने लगाए हैं, अभी इससे भी मेरा ख्याल है 2 गुना मेरे पास ज़्यादा पड़े हैं। तो ये तमाम मेडल मेरे पाकिस्तान के हैं, जो मैंने बचपन से खेलना शुरू किया पाकिस्तान के कैडेट लेवल पे, फिर जूनियर लेवल पे, फिर सीनियर लेवल पे, और ये मेरे तमाम जो मेडल हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे मैंने। अच्छा, इनकी तस्वीर हमने देखी है, आपकी तस्वीरों में लगी हुई है, और एक मेडल भी उनके पास, उनकी तस्वीर पे आपने लगाया। ये कौन खास शख्सियत है? जी, ये वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। ये मेरे उस्ताद मोहतरम चौधरी शबीर हुसैन साहब हैं, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वफात पा चुके हैं। मेरी जितनी भी पहलवानी का सैर है वो सब इनके सर जाता है। इन्होंने बचपन से, जैसे किसी बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, तो इन मेरे उस्ताद ने मुझे चलना सिखाया और मुझे इस लेवल तक पहुँचाया। इनाम भाट साहब, ये काफ़ी बड़े एजाज़ात हैं, उसमें आपको सबसे बड़ा सरकारी एजाज़ भी मिला, तो इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, ये जितने भी मैंने इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीते हैं ये उनको मैंने यहाँ पर सजाया हुआ है। ये मेरा हिस्ट्री का सबसे पहला मेडल था कॉमनवेल्थ गेम्स का 2010 का दिल्ली का, सबसे पहले मैंने ये वाला मेडल जीता। उसके बाद मैंने 2014 में एशियन बीच गेम्स पे ये वाला मेडल जीता। उसके बाद इंडिया में दोबारा मेरा मुकाबला हुआ और मैंने गुवाहाटी के मुकाम पर इंडियन खिलाड़ी को हराया, और फिर साउथ एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद फिर मुख्तलिफ किस्म के मेडल जीते, लेकिन जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा एक शिद्दत से ज़रूरत भी थी कि पाकिस्तान का कोई भी बंदा वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बना था। और 2017 में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने तुर्की के मुकाम पर पाकिस्तान के लिए ये वाला गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री बनाई। उसके बाद फिर वर्ल्ड चैम्पियन को मैंने डिफेंड करना था। 2018 में दोबारा मैंने ये वाला गोल्ड मेडल जीत कर अपने एजाज़ का दिफा किया, और 2018 में दोबारा कॉमनवेल्थ गेम्स का मुकाबला आ गया जो कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये वाला गोल्ड मेडल जीता तो मैंने ये भी एक हिस्ट्री बनाई है कि किसी भी पहलवान ने आज तक 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते कॉमनवेल्थ गेम्स पे। और उसके बाद फिर मेरा दोबारा 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप का दोबारा मुकाबला आ गया और ये वाला मैंने मेडल जीता। और इस मेडल की ख़ास बात ये है कि ये वाला मेडल जीत के मैंने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट खिलाड़ी थे जिन्हें मैंने शिकस्त दी और अपने वर्ल्ड चैम्पियन होने की हैट्रिक को मुकम्मल किया।
इन तमाम मेडल्स पर, इन तमाम खिदमात पर मुझे सदर पाकिस्तान की तरफ से सदारती अवार्ड नवाजा गया, जो मुझे गवर्नर साहब ने प्रेजेंट किया, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। इनाम भट्ट साहब, कुछ तस्वीरें हैं जो आपने अलग से एक दीवार पे आवेज़ा की हुई हैं, इनके बारे में बताएं। ये बड़ी ख़ास तस्वीरें हैं मेरे लिए, क्योंकि ये मैंने तमाम तस्वीरें इंडियन खिलाड़ियों के साथ जो मेरा मुकाबला होता है वो लगाई हुई हैं। ये इंडियन खिलाड़ी को मैं फॉल पोजीशन पर ला रहा हूँ, ज़ेर कर रहा हूँ 2016 इंडिया गुवाहाटी के मुकाम पर। अच्छा। ये वाली 2018 में मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जब इंडियन खिलाड़ी को 1 मिनट में चित किया, तो ये उस मौके पर ली गई। ये 2014 में मैंने इंडो पाक का मुकाबला हुआ था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के पहलवानों का मुकाबला था, तो ये मैंने इंडियन खिलाड़ी को हराया। और ये वाली मेरी सबसे पहला मुकाबला जब मैंने 2010 दिल्ली में इंडियन खिलाड़ी को हराया, तो ये उस मुकाम पर ली। ये मेरे लिए बहुत मेरी फेवरेट वाल है, क्योंकि ये इस पर मेरे जो इंडियन अपोनेंट हैं उनके साथ तस्वीर। आपने पाकिस्तान का झंडा भी इसी जहाँ भी लगाया हुआ, इसी वॉल पे लगाया हुआ? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का झंडा तो सबसे ऊपर जनाब। अच्छा, एक पाकिस्तान में कल्चर हमने देखा है जो पहलवानी का होता है, वो देसी तरीके के जो एक एजाज़ात होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि मिट्टी के साथ लिपटे हुए पहलवान होते हैं और वो एक बड़ा सा एक एजाज उन्होंने उठाया होता है, वो हमें बताएं कहाँ पे आपके कमरे में? जी बिल्कुल, वो जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मिट्टी के एजाज हैं वो पाकिस्तान के 2 ही हैं। एक तो शेर पाकिस्तान का टाइटल होता है और एक रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मेरा सारा फोकस था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए खेलूं, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला तो कोई भी जीत सकता है, वो तो पाकिस्तान ही जीतेगा। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब आप खेलते हैं और अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं, तो वो सबसे मैं समझता हूँ ज़रूरी चीज़ है। उसके साथ साथ फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि अब जो देसी पहलवानी है, जो हमारी सकाफत है, उसको भी हमने साथ लेके चलना है। और इस सिलसिले में मैंने फिर मट्टी वाली कुश्ती पर भी तवज्जो देना शुरू की, और ये 2018 में मैंने शेर पाकिस्तान का टाइटल विन किया। और उसके बाद जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टाइटल होता है रुस्तम पाकिस्तान का, जिसमें 100 के करीब बड़े बड़े रेसलर हमारे हिस्सा लेते हैं। और इस इवेंट को जीतने के लिए तकरीबन आपको 8 से 10 मुकाबले खेलने पड़ते हैं। जो खिलाड़ी जीतते जाते हैं वो ऊपर आते जाते हैं, और बिलाखिर 6 माह की ट्रेनिंग और 8-9 मुकाबलों के बाद ये रुस्तम पाकिस्तान 2019 का टाइटल भी मैंने जीता। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं शेर पाकिस्तान और रुस्तम पाकिस्तान के टाइटल भी मैंने जीते हुए हैं। बेसहारा बच्चों के फलाही इदारे पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो इनमें से कोई आपसे कुश्ती करने की भी फरमाइश करता है? ये आप उनको पता है कि आप पहलवान हैं? जी बिल्कुल, इन्हें पता भी है। मेरे साथ अभी कुश्ती भी होगी, पंजाबी लड़ाया जाएगा, और बड़ी इंशाल्लाह यहाँ पर इंजॉयमेंट करेंगे हम सब मिलके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? क्या हाल है आपके? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। ये तो पहलवान है जी पूरे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बच्चों को किस तरह से एजुकेट किया जाता है, यहाँ पे बच्चे किस तरह से रखे जाते हैं? ये यतीम बच्चे जो कि अपने वालिद की सरपरस्ती से महरूम हो जाते हैं, उन बच्चों को ये एजुकेशन के और ज़िंदगी के एक जो है आगे बढ़ाने के लिए और इनकी तरबियत करने के लिए मौके मुहैया करना है, जो
जिससे ये अपने मुआशरे के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक अच्छे मुअज़्ज़ज़ शहरी बन सके और अपने ख़ानदान को सपोर्ट कर सके, उनके ऊपर बोझ ना बने, उनकी अपलिफ्ट का बायस बने। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ पे, कितने तादाद कितनी है? यहाँ तकरीबन 150 बच्चों की गुंजाइश है, लेकिन अभी यहाँ पे 90 बच्चे हैं, क्योंकि अभी भी इसके कुछ मराहल तामीर के जारी हैं। तो इंशाअल्लाह आने वाले साल तक ये 120-25 बच्चे तक हो जाएंगे। अच्छा, जिस तरह से एक सेलिब्रिटी हैं इनाम भट्ट साहब, अगर इस तरह के लोग ऐसे बच्चों को यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, तो इन बच्चों पे क्या असर होता है और क्या फ़ायदा आपके इदारे को क्या होता है? जितनी नामवर शख्सियात हैं और ख़ास तौर पे इनाम भाई, ये तो हम इनको अपना एम्बेसडर कहते हैं। ये कभी भी हमें नहीं भूलते और इन बच्चों को नहीं भूलते, और ये बच्चों को जहाँ कहीं भी जाएं ये हमारे राब्ते में रहते हैं और ये हमारे साथ बहुत से लोगों को मिलवाते भी हैं और यहाँ पे फंड रेजिंग में हमारी बड़ी मदद करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि इनमें इनाम भट्ट साहब और दीगर हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सोहेल अहमद हैं, अजीज़ी, वो हमारे सरपरस्त हैं, ये इन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। चलो भाई, तो क्या किसने लड़ाना है आज मेरे साथ? फन पहलवानी से हमें मुतारिफ करवाने के लिए अखाड़े पहुंचे। नाम भट्ट साहब, ये क्या है? ये जनाब हमारा पहलवानी अखाड़ा है, यहाँ पर बच्चों को भी पहलवानी करवाई जाती है, खुद भी हम यहाँ पर ही रेसलिंग करते हैं। और यहाँ पर हमने मुख्तलिफ किस्म के अखाड़े बनाए हुए हैं। एक बीच रेसलिंग का अखाड़ा है जिसमें बीच पर जो मुकाबले होते हैं इंटरनेशनल, उसकी तैयारी करवाते हैं। जो ये दूसरा मड का अखाड़ा बनाया हुआ है यहाँ पर देसी पहलवानी होती है। इसके साथ साथ हम मैट रेसलिंग पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चों की, और मैट रेसलिंग भी अवेलेबल है यहाँ। ये हमारा देसी पहलवानी का अखाड़ा है और यहाँ पर हम तकरीबन 3 घंटे यहाँ पर डेली की हमारी प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले आके हम अखाड़े की तैयारी करवाते हैं, जिसमें इस मिट्टी को खोदते हैं ताकि ये मतलब जब ट्रेनिंग करते हैं फिर ये सख्त हो जाती है। तो फिर सबसे पहले आगे इसको खोदा जाता है ताकि ये नरम हो जाए और जब कोई पहलवान दूसरे को गिराए तो उसे इंजरी ना हो, उसे चोट ना लगे। फिर 2-3 दफ़ा जब हम इसको खोदते हैं फिर इसके ऊपर हम सुहागा चलाते हैं, जिसके साथ इसको बैलेंस किया जाता है, क्योंकि जब खोदने के बाद बहुत नरम हो जाती है। फिर इसको बैलेंस किया जाता है ताकि पाँव ना मुड़ जाए किसी खिलाड़ी का। फिर उसके बाद यहाँ पर पहलवानी जो है ना वो शुरू होती है, मट्टी लगाकर और एक दूसरे पहलवान को गिराने का और कमर लगाने का फिर मुकाबला शुरू हो जाता है। अच्छा, ये हमने देखा कि ये पहलवान खुद ही कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रैक्टिस का हिस्सा होता है इस तरह से ये करना? जी बिल्कुल, जो हमारी रवायती पहलवानी है उसमें ये बहुत बड़ा एक इसको ट्रेनिंग का जुज़ माना जाता है कि जब आप इसको अखाड़े की खुदाई करते हैं तो आपके बाजू का बहुत ज़्यादा जोर लगता है। और ये जो हमने ये जो कई बनाई हुई है, ये भी स्पेशल कई तैयार करवाई हुई है जो 10 से 15 किलोग्राम एक जो है कई का वजन होता है। और फिर जब उस पर मट्टी जब वो उठाते हैं एक टप में, तो वो तकरीबन जो है ना 30-32 किलो मट्टी आ जाती है। अच्छा। तो एक टप के साथ जो है ना वो आप समझ लें कि 1 मन का जोर लगता है। तो एक आप पहलवान समझ लें कि वो 400 से 500 टप जब मुकम्मल करते हैं तो फिर एक दफ़ा अखाड़ा हमारा मुकम्मल होता है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी एक कसरत जो है ना वो होती है इसका अखाड़ा खोदने से। इनाम भट्ट साहब, जो पहलवानी का मैदान है इसमें
किसी भी पहलवान का ये कान टूटना या जख्मी होना लाजमी जुज़ होता है, जैसे आपका भी है? बिल्कुल, पहलवानों की निशानी है कान टूटना। तो ये कई लोग तो ऐसे समझते हैं कि ये स्पेशल तुड़ाया जाता है, लेकिन तुड़ाया नहीं जाता। ये एक बिल्कुल नाजुक हिस्सा होता है जिस्म का। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं, कुछ हाथ लग जाता है, घुटना लग जाता है, कहीं ना कहीं इस पर ज़रब आ जाती है, तो इस वजह से फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है और वो वहाँ पर ही उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो इस तरह से भी कान टूट जाता है। अच्छा, ये ऐसा भी होता है कि किसी पहलवान का या इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले पहलवान का कान ना टूटा हो? ये बड़ा शाज़ो नाज़र होता है, जिसके बहुत ही नरम हो या जिसने बहुत थोड़ी सी की हो। अच्छा। उसका फिर हो सकता है कि ना। वैसे आप ये देखें, ये जो आप प्रैक्टिस है वो आप हमें खुद भी करके दिखाएंगे कि किस तरह से आपकी रोजाना की प्रैक्टिस होती है? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं खुद भी प्रैक्टिस करूँगा। हमने 1970 के बाद जब मैंने 2010 में मेडल जीता तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा 40 साल बाद आपने मेडल जीता है, लेकिन अब हमने कोशिश ये करनी है कि पाकिस्तान को दोबारा मेडल के लिए 40 साल का वेट ना करना पड़े। अच्छा। फिर इस मकसद के लिए हमने यहाँ पर अखाड़े का यहाँ पर निज़ाम बनाया और अब अपने साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम 60 से 70 लड़कों को यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट बिल्कुल ट्रेनिंग देते हैं। सारे जो अखराजात हैं वो हम खुद बेयर करते हैं और जो बच्चों को यहाँ पर हम ट्रेनिंग देते हैं उन्हें ना सिर्फ हम उनकी स्टडीज़ पर फोकस रखते हैं, मुख्तलिफ स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में उनको स्टडी करवाई जाती है और इसके साथ साथ अगर कोई लड़का अच्छे लेवल पर खेलता है तो उसे तो पहले प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि वो अंडर 15, अंडर 17, अंडर 20, उसके बाद सीनियर लेवल पर मुकाबले खेले और पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे लड़के जाते हैं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतते हैं। अच्छा बट साहब, इस आपके शोबे में पहलवानी में खुराक का बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है। वो एक आपकी बड़ी मशहूर चीज़ होती है जिसको सरदाई कहा जाता है और जिसमें बड़ी ख़ास और महंगी चीज़ें डलती हैं, तो उसका इस्तेमाल भी यहाँ पे खाड़े में होता है, आप बनाते हैं उसको? जी बिल्कुल, जब एक पहलवान सारे दिन में 5 से 6 घंटे ट्रेनिंग करता है और इतनी सख्त गर्मी और इतनी सख्त सर्दी में वो 3 घंटे यहाँ पर आगे खाड़े की मेहनत करता है, तो अगर फिर हम सरदाई ना पिएँ तो फिर वो हमारी कैलोरीज वापस नहीं आ सकती, हम उस तरह से फ्रेश फील नहीं करते। तो जैसे ही हमारे अखाड़े की ट्रेनिंग मुकम्मल होती है तो बादामों से बनी हुई सरदाई जिसमें हम सौंफ डालते हैं, खसखस डालते हैं, चारों मगज़ डालते हैं, इलायची होती है, उसमें काली मिर्च डालते हैं और दीगर लवाजमात डाल के दूध उसमें डाला जाता है मलाइयों वाला, तो फिर जाके वो हम पहलवानी सरदाई तैयार करते हैं और अखाड़े के फ़ौरन बाद सरदाई भी हम यहाँ पर पिएंगे भी और आपको भी पिलाएंगे। और जैसे ही अखाड़े की तैयारी का मरला शुरू होता है उसी तरह सरदाई का मरला भी शुरू होता है और हमारे जो खलीफा हज़रात हैं वो सरदाई भी बना रहे हैं। अच्छा बट साहब, किसी भी पहलवान को बेहतरीन पहलवान बनने के लिए किन चीज़ों पे एहतियात करनी चाहिए? एहतियात से ज़्यादा ज़रूरी है कि किन चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि फोकस करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि एक पहलवान की जो डाइट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो नेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक वेट कैटेगरीज को मद्देनज़र रखते हुए। फिर उसके बाद पहलवान का स्टेमिना बहुत बड़ा होना चाहिए, मतलब कि उसको एक दिन में 4-4, 5-5 कंपटीशन लड़ने पड़ते हैं। जैसे मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता तो मैंने एक ही टाइम में 2 घंटे में 6 मुकाबले किए थे। तो उस पहलवान का स्टेमिना बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी ताकत, उसकी पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने मुखालिफ पहलवान के साथ कुश्ती करनी है तो आपने 90 किलो या 100 किलो के पहलवान को उठा के गिराना है। तो अगर आप में इतनी ताकत होगी तो फिर ही आप अच्छे पहलवान बन सकते हैं। और इसके साथ साथ स्पीड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब 2 पहलवान खेल रहे हैं तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो जल्दी से अपना दाव लगाएगा और दूसरे पहलवान को पछाड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि पहलवान को समझदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस वक्त पे कौन सा दाव लगाएगा तो वो कामयाबी हासिल कर सकता है। अच्छा इनाम साहब, ये बताएं कि ये पहलवानी जो है कहते हैं ख़ानदानी गेम है, ख़ानदानी खेल है या ख़ानदानी स्पोर्ट्समैन के तौर पे लिया जाता है, तो क्या इसमें नए आने वाले लोगों में रुझान ज़्यादा है? और अगर नए लोग ऐसे आते हैं तो आप लोग, जैसे आप ख़ानदानी पहलवान हैं, उनको वार्म वेलकम करते हैं आप? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी पेशा है तो अगर आपके ख़ानदानी पेशा है, चाहे वो किसी भी चीज़ को आप ले लें, चाहे वो क्रिकेट को ले लें, चाहे आप डॉक्टरी को ले लें,
तो वो जिस बंदे ने पहले की हुई है उसको उसके बड़े सारे मामला का पता होता है कि किस तरह आसानी से इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। इसी तरह जब कोई पहलवान का बेटा पहलवानी करने आता है तो वो आधी पहलवानी तो घर से सीख के आता है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर अखाड़ा चला रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको पहलवानी की अलिफ बे भी नहीं पता होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पहलवान यहाँ पर पहलवानी सीखने आता है हम उसको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से बताते हैं कि आपने कौन सा दाव लगाना है, आपने खाना पीना क्या है, आपने ट्रेनिंग कौन सी करनी है। हम प्रॉपर उसका एक चार्ट बना के देते हैं जिसे वो पहलवान फॉलो करता है। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आधे से ज़्यादा रेसलर वो हैं कि जिनके बाप दादा पहलवानी नहीं करते थे लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल जीत रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि हम यहाँ पर एक जैसा रवैया रखते हैं तमाम पहलवानों के साथ और उनको एक जैसे मौके भी मिलते हैं। अच्छा, अब आप हमें खाड़े में भी ज़रा अपने जोहर दिखाएं और उस सरदाई भी हमने पीनी है जो आपने बनानी है हमारे। जी बिल्कुल, सरदाई के बगैर तो यहाँ पर कोई भी मेहमान वापस नहीं जा सकता और दो हाथ तो हम जरूर करेंगे आपके साथ। चलो ठीक। बट साहब, ये अपने स्टूडेंट को आप कौन सा दाव पेच सिखा रहे हैं? देखिए जी, जो पहलवानी के जो बहुत ज़्यादा फेमस दाव हैं वो यहाँ पर हम लगाते हैं, जिसमें पुट्ठी का दाव लगाना, कलाजंग का दाव लगाना, ढाक लगाना, धोबी पिछाड़ लगाना, डबल पट निकालना, ये तमाम वो दाव हैं जो कि जिससे आप बड़ी तेज़ी से दूसरे पहलवान को हरा सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा मैट पर अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कुश्ती है, अखाड़ा कुश्ती, इसमें और कबड्डी में क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जो कबड्डी का मुकाबला होता है वो सर्कल वाइज होता है, दो मतलब एक ग्राउंड के दो हिस्से होते हैं। आपने अपने अपोनेंट को हाथ लगा के तो आपने अपने हिस्से में जाना होता है, तो अगर आप अपने हिस्से में चले जाएं तो आपको पॉइंट मिल जाता है। जबकि पहलवानी में ये होता है कि आपने अपने अपोनेंट की कमर लगानी होती है, अगर उसकी कमर नीचे लग जाती है तो आप विनर होते हैं। तो इसलिए इसमें कमर लगाना और उसमें अपने रिंग में वापस जाना हाथ लगा के, ये ज़्यादा फ़र्क है। अब ये बताएं कोई इनिशियल जो कोई दाव है हमें लगाना सिखाए ना इनके साथ। जी बिल्कुल, जब भी जो सबसे ज़्यादा फेमस दाव गर्दाना जाता है या जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कलाजंग का दाव लगाता हूँ और इससे मैंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे मुकाबले जीते हैं और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है दाव, इसलिए मैं उसका दाव ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, कलाजंग का दाव, जिसमें हम इस तरह करते हैं कि एक अपने अपोनेंट का हम बाजू पकड़ते हैं और एक टांग पकड़ के दोनों को इस तरह झटका देते हैं कि वो एक तरफ पिछाड़ा जाता है और उसकी कमर ज़मीन पर जाकर लगती है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने इसकी ये बाजू पकड़ी और ये टांग पकड़ के इस तरह जब हम गिराएंगे तो वो हमारे अपोनेंट की कमर लग जाएगी और हम विनर करार दिए जाएंगे। अच्छा, एक वो धोबी पटखा कोई दाव कहा जाता है, वो किस तरह से लगता है? हाँ जी बिल्कुल, धोबी पिछाड़ असल में निकला है। जैसे वो धोबी कपड़े को उठा के वो गिराते थे या मतलब उसे साफ करते थे, ये बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिमिलर है। इसमें हमने अपने ओपोनेंट का बाजू पकड़ना है और उसको उसी तरह गिराना है जिस तरह के कपड़ा उछलता था। तो वो मैं आपको दाव लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने इसकी बाजू को इसी तरह पकड़ा जैसे मैंने कपड़े को पकड़ा हुआ है, और ये जब मैंने उसको ट्विस्ट किया तो ये नीचे गिरा, जिस तरह धोबी पिछाड़ जैसे मतलब धोबी कपड़ा गिराता है, इसी तरह हम रेसलर को इस तरह से गिरा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं इनके कोई वेट का भी हिसाब होता है कि मतलब मैच के ऊपर मुकाबला हो? जी बिल्कुल, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं तो उसमें वेट कैटेगरीज आ जाती हैं, एज कैटेगरीज आ जाती हैं, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 और उसके बाद ओपन एज। और इसके साथ साथ वेट कैटेगरीज आ जाती हैं 57, 65, 74, 86, 97 एंड 125। तो ये 6 कैटेगरीज हैं जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं और वेट और एज भी जो है ना 5 से 6 लिमिटेशन है एज की। अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी अपनी यहाँ पे कितने घंटे की प्रैक्टिस होती है ताकि अपने आप को आप उसी तरह से फिट रख सकें और किसी भी इंटरनेशनल मुकाबला करने के लिए आप हर वक्त तैयार हों?
तकरीबन हमारी 5 से 6 घंटे डेली प्रैक्टिस होती है, जिसमें हमारे 2-2 घंटे के 3 सेशन होते हैं। एक सेशन में हम जिम ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, और दूसरे सेशन को हम यहाँ पर करते हैं जिसमें हम फिजिकली अपने अपोनेंट को दाव लगाते हैं, दाव पेच लगाना, दूसरे के दाव पेच से बचना। और तीसरा हमारा होता है पावर ट्रेनिंग का, जिसमें हम वेट को उछालते हैं, मुख्तलिफ तरीके से पहलवानों को उछालते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो तकरीबन 6 घंटे हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद हम किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के काबिल होते हैं। अच्छा, किसी भी पहलवान को आप इस तरह बाकायदा हाथों से ऊपर उठा सकते हैं? इसमें ना एक्चुअली हाथों पे उठाने वाला तसव्वुर नहीं है, क्योंकि इसमें जो ज़रूरी है ना वो है गिराना। उठाने से हमें उसका फ़ायदा नहीं होगा। हम पट पकड़ के तो उठा सकते हैं, कि हमारा जो मेन फोकस है, हम जीतेंगे उस वक्त जब हम गिराएंगे। तो गिराने के हमें बहुत ज़्यादा हमारा सारा फोकस गिराने पे होता है। हम पट पकड़ के गिरा सकते हैं, एक टांग पकड़ के गिरा सकते हैं, एक बाजू पकड़ के गिरा सकते हैं, दोनों बाजू पकड़ के गिरा सकते हैं, कमर पकड़ के मतलब पीछे से कमर पकड़ी हो वो उछाल के गिरा सकते हैं। तो गिराने पे ज़्यादा फोकस है, उठाने के बजाय। अच्छा, अभी आपने एक प्रैक्टिस की कि अपना सर आपने बिल्कुल ज़मीन पे लगाया, वो कौन सा दाव है? वो किसी भी दाव में जब हम अपने खिलाड़ी को ज़्यादा ऊपर से ला के गिराते हैं, मतलब जब उसके डबल पार्ट निकाले हैं, जब हम ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं पॉइंट, या जब हम उसको बिल्कुल उसके चारों शाने चित करना चाहते हैं, तो फिर उसमें जब हम गिराते हैं तो अगर हम ऊपर से छोड़ देंगे तो वो प्रॉपर गिरेगा नहीं। तो इसलिए फिर ज़रूरी होता है कि हमारी गर्दन या हमारा जिस्म भी उसके ऊपर जाए ताकि वो प्रॉपर तरीके से चित हो। पहलवानी तो आपने सारी देख ली, पूरे दाव पेज भी आपने जान लिए। अब मेरा ख्याल है टाइम हो गया कि हम इतनी मेहनत करने के बाद अब सरदाई पीनी चाहिए। चलें। पहलवानों के रवायती मशरूब सरदाई से हमारी तवाज़ा की। रात को अपने खास पहलवान दोस्तों के साथ महफिल सजाई। इनाम भट्ट साहब, यहाँ पे महफिल शाम को जमती है पहलवानों की? जी बिल्कुल, अक्सर औकात यहाँ पर हम पहलवान इकट्ठे होते हैं, सारा दिन खूब ट्रेनिंग होती है, खूब खाबे खाए जाते हैं, और फिर उसके बाद रात को ये हमारा टाइम होता है जब हम बैठ के एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं। यहाँ पर शहर की सूरत हाल पर भी बातचीत होती है, तो यहाँ पर सारे पहलवान मिलके बहुत मज़ा करते हैं। अच्छा, इस पग का क्या कॉन्सेप्ट है? आपने हमें भी पहनाई है? बिल्कुल जी, ये पहलवानों की पग जो है एक निशानी है, और इस वजह से जब हम आते हैं तो हम अपने रवायती लिबास में लाचा कुर्ता पहन के, पग पहन के निकलते हैं। तो ये हमारी अपनी सकाफत को भी हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। तो अब जो दोस्त हमारे साथ हैं, कोई म्यूजिक, कोई मौसीकी, कोई जिक्र तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ पारा भट्ट साहब भी मौजूद हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये हमें रैप सुनाते हैं, बहुत अच्छा एंटरटेन करते हैं। तो आज शुरुआत आज की जनाब आपसे ही करते हैं पारा भट्ट साहब। बट ने बन लिया सिर ते सेरा, लंबी कमीज ते खुला घेरा, दूरों दूरों वेख लोकी बट दा चेहरा। बट ने लाया पंजाब विच डेरा, कोई कहंदा बट मेरा, कोई कहंदा बट मेरा। बट नूं पता है ओदा सज्जन वे केड़ा, हाँ ते दुश्मन केड़ा केड़ा। शहर च शोर बट दी टोर, बट दे मुकाबले खलोवे ना कोई होर। अख नशीली, उच्चा लंबा कद, रंग गुलाबी, बट दे हथ विच जैकवार दी चाबी। बट चवला नहीं मारदा। क्या बात है जी। भट्ट साहब ने इतना प्यारा सुनाया। भट्ट साहब, आपकी तो बड़ी तारीफें यहाँ पे हो रही हैं। तो ये पहलवान भी थे, अब हम इनको टिकटॉक पे देखते हैं, और मेरा ख्याल है ये कोई फिल्म भी साइन कर ली है इन्होंने। इनके बारे में बताया ना। जी बिल्कुल, ज़ाहद भट्ट साहब हमारे सीनियर और इंटरनेशनल रेसलर हैं। मैंने खुद ज़ाहद भट्ट साहब से बहुत कुछ सीखा है पहलवानी में, और अब किस्मत ने इनकी जो कश्ती है उसको थोड़ा सा मोड़ा, और ये फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चले गए हैं, टिकटॉक स्टार हैं, और अब तो फिल्म भी साइन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहलवान जिस भी फील्ड में जाके मेहनत करेगा वो सुपरस्टार बनेगा। तो भट्ट साहब, फिर बताएं, आप पहलवानी करते करते एकदम से जो है वो फिल्म लाइन में चले गए, टिकटॉक स्टार बन गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह पहलवानी से अभी इन हैं, लेकिन खलीफे बन गए हैं साथ साथ, जो है लाला जी के साथ साथ। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। फिल्में भी 2-3 साइन की हैं, टिकटॉक पे, बिगो पे, और यूट्यूब चैनल भी है मेरा।
और इसी तरह बहुत ज़्यादा आवाम से, पब्लिक से मुझे प्यार मिल रहा है। तो कोई अपनी कुश्ती का कोई मज़ेदार सा वाक़या हमें सुनाए ना, जो एक एक्टर सुना सकता है, वैसे हमें बताएं क्या। व्हाट्सएप जो इंडिया के पहलवान को जो पुट्ठी मारी है आपने, वो वाला जनाब सबको सुनाया। हाय की चस आया है जी, आखिरी 3 सैकंड रह गए ने ते जित हो रहा है इंडिया वाला पहलवान ते इंज मैं खब्बी लत्त फड़ के इंज पट कड्डे ते मारी है पुट्ठी टापन। क्या बात है, माशाल्लाह। अरे वाह, मुझे पागल हो गए, मैंने चुक के लै गई, इंडिया के बंदे मैंने चुक के लै गए। सर दिल्ली में मुकाबला था और जाहिद भट्ट साहब ने जब वहाँ पर मतलब 3 पॉइंट इनके कम थे, तो बिल्कुल लास्ट वाले 3 सेकंड में जब इन्होंने पुट्ठी का दाव मारा तो वो समझे कि उनके पहलवान ने मारा है और मट्टी लगी हुई थी, सारा जिस्म भरा हुआ था। चैंपियन लखनऊ का मुकाबला, तो जनाब वो समझे कि उनके पहलवान ने मारा, वो उठा के तो इसको ना वो ले गए, नारे लगाने शुरू हो गए। तो वो फिर जब पता चला कि ये तो पाकिस्तानी पहलवान ने वो गिरा लिया मुकाबला, तो फिर वो पाकिस्तान को गुर्ज भी मिली और अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी इज्जत भी दी और चैंपियन लखनऊ का भी टाइटल जाहिद भट्ट साहब के पास है। भट्ट साहब को गाना वाना भी आता है? करा मैं नजारा जदू तेरी तस्वीर दा पैंदा है भुलेखा मनु सोनी ससीर दा, करा मैं नजारा जदू तेरी तस्वीर दा। भट्ट साहब अब हम चाहते हैं कि कोई मिली तराना सारे दोस्त मिलके आपके साथ हमें सुनाएं। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है हम सबका जो फेमस और सबका जो सबको अच्छा लगता है हम वही यहाँ पर गुनगुनाएंगे। दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमां इसके सिवा जाना कहाँ, पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।